नमस्कार। निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। निर्माण आईएएस टॉपर स्टॉक की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं पवन जी, जिनका इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ 591 रैंक के साथ। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि पवन जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है उन छात्रों के लिए जो हिंदी मीडियम से और एक निम्न तबके से या निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, खास करके आर्थिक स्थिति के संदर्भ में। इनकी तैयारी बहुत ही ईमानदार रही है, बहुत ही प्रेरणादायक रही है। तो एक बार उन सारी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पर हिंदी माध्यम के छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं, और ख़ास करके आज जब ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से छात्रों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, वहाँ पर इन्होंने एक पैरामीटर स्थापित किया है। सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, इसके पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो जानते हैं इनकी सफलता की यात्रा के बारे में, इन्हीं से थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। पवन जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ करें। मेरे फैमिली है बहुत ही जो समाज का एक हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग है, जो आर्थिक दृष्टि से उससे बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे पिताजी हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं। मेरा जो जन्म है वो गांव और आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी, गांव के जो स्कूल में। और पढ़ने में मैं ठीक था, तो गांव के टीचर्स ने उन्होंने बोला था कि आप है ना इसको बच्चे को वहाँ नागौर ले जाओ और वहाँ पर पढ़ाओ। तो पापा पहले गांव में मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो हमारा पुश्तैनी काम होता है। उसके बाद पापा मेरी पढ़ाई के लिए मुझे नागौर ले आए और वहाँ पर उन्होंने ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट की। और पापा मतलब अपना जो ट्रक ड्राइविंग की अपना जो पैसा मतलब प्रोफेशन है उसको बहुत ईमानदारी से किया उन्होंने। और एक ही ट्रक मालिक की उन्होंने लगभग 30 साल गाड़ी चलाई। इसके बाद जो मैंने मेरी जो स्कूलिंग है वो नागौर से ही की। ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से किया, बीडीएस किया मैंने। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये यूपीएससी प्रिपरेशन की और इस बार फाइनल अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में। उससे पहले जो स्टेट पीसीएस का मैंने एक ड्रॉप यूपीएससी को ड्रॉप करके स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और इसके अलावा जो है मतलब बाकी परिवार वाले हैं अभी भी जो मेरे साथी हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं कि एक जो उन्होंने सोचा ही नहीं था किसी ने गांव में कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी कोई यूपीएससी क्रैक कर सकता है क्या। तो उनके लिए भी एक बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है ये। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अच्छा पवन जी, सामान्य तौर पे ये होता है कि जीवन में ऐसी कोई घटना होती है या कोई ऐसा व्यक्तित्व होता है, जैसे कि किसी ने कलेक्टर को देखा, एसडीएम को देखा, और वो घटनाएं ऐसे जीवन पर प्रभाव डालती है कि छात्र जो है वो इस तरफ या सिविल सेवा की तरफ जो है वो उन्मुख होता है। तो क्या आपके जीवन से भी जुड़ी कोई ऐसी घटना है? हाँ सर, ना पहले तो मेरे मतलब मुझे नैतिक शिक्षा की जो बुक आती है वहाँ चलती थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ता और उसमें महान लोगों की बहुत कहानियाँ दी होती, तो मुझे भी एक प्रेरणा मिलती कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, इनके जैसा बनना है। फिर क्या हुआ कि मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में एक इंटरव्यू पढ़ा था गोविंद जायसवाल सर का, जो यूपी के थे और रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, इस नाम से उनकी हेडिंग आई थी, काफ़ी मतलब प्रचलित रही थी वो न्यूज़। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि यार उस टाइम पहली बार मुझे सिविल सेवा से इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ यार ये भी इतनी बड़ी सेवा होती है। उससे पहले तो हम जानते नहीं थे कि आईएएस क्या होता है यार। फिर मैंने उन्हीं से ही प्रेरणा ली। उनकी जो पृष्ठभूमि थी, उनका जो स्ट्रगल मैंने आगे पढ़ा था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे स्ट्रगल से या हमारी जो पृष्ठभूमि थी उससे मैच खा रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने इसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद ये तैयारी स्टार्ट की। पवन जी, ऐसा है कि थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप रणनीति पर बात करें अपनी तैयारी की, खास करके जो आते हैं और विशेष करके हिंदी मीडियम के छात्र, और खास करके ऐसा बैकग्राउंड है जैसा आपका है कि छोटे शहरों से आने के बाद से, गांव से आने के बाद से शहर में जब आते हैं तो एक संजाल सा फैला हुआ है संस्थाओं का, टीचर्स का, हर किसी का। वहाँ पर अलग अलग सलाहें दी जाती हैं सीनियर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, संस्थानों के द्वारा, या और भी जैसे आज का जो मार्केट है यहाँ पर बहुत से लोग सलाह देते हैं कि इन किताबों को पढ़ो। अगर इतिहास की हम लेकर के बात करें तो जैसा एक सामान्य सा होता है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर बिपिन चंद्रा पढ़ लो आधुनिक भारत में, सुमित सरकार भी पढ़ लो, बीएल ग्रोवर भी पढ़ लो, फिर हमारे जो संस्थान का नोट्स है वो भी पढ़ लो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस चुनौती का सामना आपने किस तरीके से किया? अपना बुक लिस्ट किस तरीके से आपने रेडी किया था?
हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी की आपकी जो जर्नी है आपकी प्रिपरेशन की, कि आपको क्या पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कि रेंडमली जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उन्हीं को आप पढ़ते जा रहे हो, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और मोस्ट ऑफ द जो मैं उन कैंडिडेट से मिलता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, तो उनकी प्रॉब्लम्स देखता हूँ, उनके रूम पे जाते ही देखता हूँ तो बुक्स का तो अंबार लगा होता है। मतलब ऐसे होता है कि कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं कि 2-2 3-3 साल तक वो लगातार बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं। और बच्चे ऐसे, मतलब अभी मैं जैसे 2 दिन यहाँ आया हूँ तो मिला हूँ बच्चों से, वो इतने पीड़ित बच्चे हैं कि हम क्या करें सर। मतलब ये इतनी सारी बुक्स है, मैंने कहा यार इतनी बुक्स तो ज़िंदगी भर पढ़े ना हम, तो भी उसको पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट, एक तरह से सूचनाओं की बम्बारी हो रही है बच्चों पे, और वो बम्बारी डेली हो रही है कि हम पिछली सूचना को याद ही नहीं रख पाते। अब अगर आप 2 साल में सिलेबस करा रहे हो तो जो पिछले साल की चीज़ें वो तो आप भूल जाओगे, उनको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता। चीज़ों को रिवाइज करना यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप एक, जैसे टॉपर्स की जो मैं बता रहा हूँ बुक लिस्ट, आप 3-4 टॉपर्स और मिलाओ बुक लिस्ट, और उनमें से आप सिलेक्ट कर लो कि मेरे को अच्छा कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। भाई ये मैंने ये बुक्स बताई है, किसी और ने भी बताई होगी, और ने भी बताई, तो जो कॉमन चीज़ें मिलती है, या तो आपको मेरे पे ट्रस्ट या किसी एक पे ट्रस्ट हो कि एक के अनुसार चलो, या फिर अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप अपना स्ट्रेटजी बना सको, तो टॉपर्स की जो अलग अलग लोगों की बुक लिस्ट है उनको आप देखो, और उनके साथ जो कॉमन बुक्स हैं उनको लेके आप उनको अपनी टेबल पे लाओ। मैं जैसे प्रिपरेशन करता हूँ, मैं मेरा बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ प्रिपरेशन के लिए। मैंने जैसे जो सेक्शंस है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको 7 टॉपिक्स बांट रखा है: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं तैयारी करने से पहले अपनी टेबल पे ये बुक्स, इन सब्जेक्ट्स की बुक लेके आता हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए। मॉडर्न के लिए जैसे जो स्पेक्ट्रम है उसको पढ़ लेते हैं, और साथ में एक नितिन सिंघानिया आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये हिस्ट्री की मेरी 4 बुक्स हो गई। उसके बाद पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत आती है, तो मैं उससे एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लेता हूँ। फिर ज्योग्राफी की जैसे न्यू एनसीईआरटी आती है, या महेश कुमार वर्णवाल और 11-12 की न्यू एनसीईआरटी, इन दोनों को रख लो अपने पास। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मृणाल सर को फॉलो किया है, तो उनके जो वीडियोज़ हैं और पीडीएफ है वो मिल जाते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं ना कहीं इस सेक्शन में मार खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी जो मटेरियल है वो मतलब कम अवेलेबल होता है। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी आपको सोर्स अपना पढ़ लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर भी होता है मेंस में इंग्लिश का, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश वाले टेक्निकल टर्म है या उनको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कोशिश करनी चाहिए। एनवायरनमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में जैसे अभी यूपीएससी ने क्या किया, आईएफएस का एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही होता है। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया कि जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए जैसे आपको 12th की एनसीईआरटी आती है इकोलॉजी की, पतली सी बुक आती है। फिर एक शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की। तो ये मल्टीपल सोर्स, 2-3 सोर्स हो गए मेरे पास एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। फिर है साइंस टेक। साइंस टेक के भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है टेक्नोलॉजी पार्ट। तो टेक्नोलॉजी पार्ट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, वो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मैगजीन पढ़ोगे, साथ साथ में आपको गूगल पे सर्च भी करना है। जैसे सुपर कंप्यूटर्स है तो लेटेस्ट कौन सा है अभी, क्योंकि हर साल ये चेंज आ जाता है, यूपीएससी बहुत बार पूछ लेता है। उसकी स्पीड क्या होती है, टेराबाइट पेटाबाइट क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में चीज़ों को पढ़ो। फिर है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप, जैसे मैंने तो क्या किया, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो अप्लाइड साइंस जो पीएमटी में पढ़ते हैं, तो आप अप्लाइड साइंस की कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो आप, जिसमें बेसिक साइंस दी हुई हो। ल्यूसेंट ना पढ़े, क्योंकि ल्यूसेंट में चीज़ें दी हुई नहीं होती डिटेल से। तो जिसमें ठीक दी हुई हो साइंस में, आप कोचिंग का मैटर भी पढ़ सकते हो, अपने कोचिंग का भी। और इस तरह से ये सेक्शन हो गई। इसके बाद होता है करंट अफेयर्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर भी मात खाते हैं कि हर 10 मिनट में एक वीडियो आ गया कि अच्छा आज करंट अफेयर्स ये हुआ। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की डेली उनको देते हैं नोट्स करंट अफेयर्स के। फिर राज्यसभा डिस्कशन, ये टीवी वो टीवी, इतना मतलब डिस्प्रपोर्शनेट पढ़ाई करते हैं वो। हाँ, इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट। हमें यही देखना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन काम का है। भाई कौन इतनी सारी न्यूज़ सारी मेरे को जानना जरूरी थोड़ी है, उनमें से क्या न्यूज़ काम की है। तो इसलिए मैं फंडा बच्चों को यही बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए 1 मैगजीन और 1 न्यूज़पेपर। जितने आपके फंडे क्लियर होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। 1 मैगजीन कोई सी भी आप पढ़ लो, क्योंकि सारी मैगजीन्स में न्यूज़ तो सारी एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा टॉपर्स जो लोग मैगजीन की बात करें, आप वो मैगजीन पढ़ सकते हो। और न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में जैसे जागरण पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। द हिंदू में क्या है कि थोड़ा सा आइडियोलॉजी के लिए उस पर आरोप लगते हैं बायसनेस के, तो आप जागरण या इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर पढ़ लो और एक मैगजीन पढ़ लो।
इस तरह से आप, मैंने जैसे मेरी जो बुक लिस्ट होती है वो इतनी सी होती है बस, एक बैग में मैं सारी बुक्स कैरी करके ले जाता हूँ। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी के लिए जैसे मैंने एक डेली आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे इस साल शुरुआत से ही है ना 4 आंसर लिखता था पेपर 1 2 3 4 चारों के। और मेरा एक फ्रेंड है जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो धर्मेंद्र जाखड़ हैं, तो उनको मैं डेली आंसर चेक कराता था। तो डेली राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस में। और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उन्हीं को ही लेके लिखो, 1 2 बार उन्हीं को ही लिख लो। तो ये चीज़ें तो हो गई बुक लिस्ट की, क्या क्या चीज़ें पढ़नी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैसे पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक्स हैं तो कोई से भी एग्जाम में आप जाओगे तो यही बुक्स लगभग आपको मिलेगी। भाई पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है तो जैसे पीसीएस में भी दो, यूपीएससी में भी दो, पढ़ना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी जैसी आपकी आदत पड़ेगी पढ़ने की वैसी लंबे टाइम तक रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि ड्राइविंग है, अगर हमने ड्राइविंग अगर शुरुआत में हमने तेज़ चलाना सीख लिया तो फिर हम गाड़ी से आकर भी तेज़ नहीं चला पाएंगे, धीरे नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए आपको पढ़ने की टेक्निक वो प्रॉपर पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप पढ़ रहे हो। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं 2 3 बार उनको गो थ्रू करो। उसके बाद जब भी बुक पढ़ो तो ऐसे नहीं कि सामने जो भी चीज़ें आई उसको पढ़ लिया। हमें इस तरह से पढ़ना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन पहले बना है, क्या क्वेश्चन आगे बन सकता है। ठीक है, ये एक्टिव रह के आप पढ़ाई करोगे। अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पढ़ रहा हूँ भारत का, तो अच्छा इससे क्या क्या क्वेश्चन बना है, अभी प्रीलिम्स में क्या बना है, मेंस में क्या बना है, उसी हिसाब से मैं पढ़ता हूँ कि आगे इसी हिसाब से। और डेली पढ़ो, जो भी आप टॉपिक पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करो कि इसका क्या रेलेवेंस है। क्या कोई भी आप क्लास ले रहे हो तो उस क्लास के बारे में टीचर से भी पूछ लो या कि इसका क्या रेलेवेंस है, इससे क्या क्वेश्चन आया है अब तक या आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें आपको एक प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जाएगी और इसी से आपको जो है सिलेक्शन की मतलब सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे आप। बिल्कुल। पवन जी, जैसा आपने क्लास का बात किया कि अगर कहीं क्लास कर रहे हो तो वहाँ से शिक्षक से भी गाइडेंस ले सकते हो। अगर मैं कहूँ स्पष्ट शब्दों में तो व्यवसायीकरण जैसी स्थिति चल रही है, एकदम वो भीड़ वाली स्थिति चल रही है। बच्चे यहाँ पर आने के बाद से सामान्य तौर पर गांव से निकल करके या तो अपने राज्य की राजधानी या फिर दिल्ली मुखर्जी नगर की तरफ या राजेंद्र नगर की तरफ वो रुख करते हैं। वहाँ आने के बाद से इतनी सारी संस्थाएं देखने के बाद से कन्फ्यूज़ होना उनका स्वाभाविक है कि कहाँ एडमिशन ले, हमारे लिए कौन सी कोचिंग या संस्था अच्छी होगी, किस शिक्षक का मार्गदर्शन अच्छा होगा। इस चुनौती का सामना आपने कैसे किया, ये बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा फ्रेशर स्टूडेंट जो है आपके कुछ जवाबों से उनको फ़ायदा हो सके, वो खुद को गाइड कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रहती है जैसे आप जिस कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो, एक तो भीड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल होती है ना कि हमने जो कोचिंग्स में जैसे मैंने 7 कोचिंग में इंटरव्यू दिए थे, मॉक इंटरव्यूज़ या बहुत सारे, तो लड़के क्या बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो एक जगह कोई कोचिंग ऐसा नहीं है, वो अलग अलग जगह जाके मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। और वो कोचिंग वाले हैं जो बड़ी कोचिंग है वो क्या करती है, उनका क्रेडिट ले लेती है कि ये हमारे मॉक इंटरव्यू चला लेती है डायरेक्ट। और जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि ये वास्तव में इस कोचिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। वो तो बस मॉक इंटरव्यू देखता है, ये अच्छा हाँ मतलब यही टीचर है जो हमें आईएएस बनाएंगे। जबकि वो रियलिटी देखा जाए, अगर वो टीचर एथिक्स भी पढ़ाते हैं, एथिकली देखा जाए तो ये तो बिल्कुल यूपीएससी में भी कई बार कह चुके हैं कि यार ये कोचिंग्स वाले ऐसा करते हैं तो कितना फ्रॉड है ये। इनको यूपीएससी के एक मेंबर ने इस साल कहा था कि इनको जेल में डालना चाहिए कि इतना बड़ा वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप उस कोचिंग के जो पहले के बच्चे हैं आप उनसे बात करो कि भाई यहाँ पर आपका क्या सिलेक्शन रेशियो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उसी कोचिंग में कर रहे हैं और वहीं पे ही बाद में आईएएस का सपना लेके आए लेकिन वहाँ पर जॉब कर रहे हैं कोचिंग में ही। तो आप बड़ी कोचिंगों के पीछे मत भागो कि भाई वहाँ कोचिंग में जाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामान्य पृष्ठभूमि बच्चे होते हैं वो बिल्कुल इमोशनल होते हैं, वो रेशनली या माइंड को यूज़ नहीं करते और ये एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। तो आप उसके जो पहले के बच्चे हैं आप उनसे मिलो, बात करो कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पर क्या कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 4 साल जो कोचिंग चलाती है तो इतना आप रेशनली खुद ही सोच लोगे आप इतना पढ़ सकते हो क्या। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप हटके, और टीचर्स की इमेज भी पता रहती है। आप मार्केट में जाओगे किसी के बारे में भी, टीचर्स के बारे में, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये टीचर कैसा है। कई तो टीचर ऐसे होते हैं जो आपने फीस दे दी उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से बाद में भी जुड़े रहते हैं कि आगे भी जैसे मेरे को कोई भी ज़रूरत हुई या मैं कई बार जैसे इंटरव्यू के लिए भी सर से मिला हूँ, तो ऐसे आप टीचर्स को भी उनकी भी एक इमेज देखो। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही जाके आपने एडमिशन ले लिया, आप थोड़े दिन रहो वहाँ पे, आप उसके बाद वहाँ देखो। और जो बच्चे
तो मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बेसिक बुक्स लिस्ट बता दी, आप उनको पढ़ के भी बिना उसके भी आप अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा पवन जी, इस सफलता में अपने माता पिता और परिवार के अलावा अगर आप किसी को हिस्सेदार बनाना चाहेंगे, श्रेय देना चाहेंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन से लोग शामिल होंगे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सर। और मेरी जर्नी मतलब एक, वो कहते हैं कि मैं ऐसे सोचता था कि अंतिम चाबी है वो ताला खोल सकती है, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। और लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मेरे इंटरव्यू कॉल हो रहे थे, उससे पहले तो मतलब एक परफॉर्मेंस डाउन ही हो गई थी। तो कुछ जो है, मैं एक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैं, एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रेंड, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया था कि जब मेरे ऐसे डेज थे कि जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था चीज़ों से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। तो एक मेरा साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उनको क्रेडिट दूंगा। फिर लास्ट ईयर एक मेरा फ्रेंड है धर्मेंद्र जाखड़, जिनको मैं डेली आंसर लिख के चेक कराता था, और वो भी मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, ये उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी। तो एक उनको भी, क्योंकि उससे डेली आंसर लिख के चेक कराता तो मुझे मोटिवेशन रहता कि यार मैं अगली बार कैसा आंसर लिखूँ, अगली बार कैसा आंसर लिखूँ। तो एक उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा। फिर एक कि जैसे सर से बार बार केडी सर है, तो इनसे भी जो है मैं निर्माण से काफ़ी टाइम से ऐसे समय समय पे सर से गाइडेंस लेता रहा, और सर ने जब भी थोड़ी बहुत मेरी ज़रूरत हुई तो हेल्प भी की, तो सर भी एक उसमें पार्टनर मान सकते हैं। और इसलिए मैं अभी आया हूँ, तो सर को ही मैंने मैसेज किया कि सर मैं आपसे मिलूंगा, दिल्ली आया हूँ, और मैंने किसी से कोई बात नहीं की। बिल्कुल। अच्छा पवन जी, एक ना मैसेज हमारा ये मतलब रिक्वेस्ट है सारे उन छात्रों की तरफ से जो अपनी तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या शुरुआत करने वाले हैं, कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही कहूँगा बच्चों कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, इस चीज़ पे आप वर्क करना। कि एक एग्जाम्पल है कि एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटना है, तो अब्राहम लिंकन का या पता नहीं किसका कोट है कि मैं अगर 6 घंटे मुझे मिलते हैं तो 5 घंटे कुल्हाड़ी को पे नहीं करूँगा, 1 घंटे में वो पेड़ काटूंगा। तो आपकी कितनी अच्छी कंसंट्रेशन है, आपका कितना अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही है, आप अगर इससे डिप्रेशन इन चीज़ों से दूर हो, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज बहुत ईजी है। और अगर आपका माइंड ही आपका कहना नहीं मान रहा कि हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन रही, नेगेटिविटी आ रही है, निराशा आ रही है, तो माइंड ही हमारा दुश्मन बन जाता है। तो आप लोग ये है कि अपने आप को पहले थोड़ा सा, हर एक आदमी के लिए एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। जीवन में कभी भी गिव अप मत करो, नेगेटिविटी इन चीज़ों से दूर रहो, और हमेशा पॉजिटिव रहो। मेरे इतनी फेल्योर्स थी, उसके बावजूद मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था कि यार ठीक है। मैं गीता, जैसे भगवत गीता को मैंने पढ़ा है ना, संस्कृत मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें ये रहता है कि कर्म योगी कहते हैं भगवान कि आप कर्म करो, तो वो एक कर्म योगी बन जाओ आप, कि आपका कर्म है बस उसको करते रहो। और मतलब ये होता है कि एक असफलता आपको तोड़ना नहीं चाहिए, असफलता को भी सहन करना सीखो सफलता के बराबर। जितनी गरिमा से आप सफलता को सहन करते हो, सफलता को में खुश होते हो, उतना ही आपको असफलता को भी उसी शिद्दत से महसूस करना, उसी शिद्दत से लेना है। ऐसे नहीं होती असफलता ही, हमें सफलता का महत्व पता चलता है उसी से ही। आज मेरे लिए ये सफलता है, तो ये मुझे पता है कि मैं एकदम कितना ज़्यादा खुश हूँ, तो ये इतनी असफलताओं के बाद ही मुझे सफलता का जो सही महत्व है वो पता चला है। तो असफलताएं जीवन में किसी भी क्षेत्र में आए, आपको घबराना नहीं है, उन चीज़ों को सहन करना है, और अपनी तरफ से क्या करना है। 2 चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें तो होती है हमारे, अगर हम परेशान होते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में होती है, आप उनको करो। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको लेके हम क्या परेशान हो भाई। रिजल्ट, एग्ज़ाम, पढ़ाई हमारे हाथ में, हम पढ़ाई कर सकते हैं, फिर रिजल्ट कैसा आएगा वो किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए आप बस सफलता असफलता दोनों को इक्वली ट्रीट करो। बिल्कुल। उम्मीद है कि पवन जी के साथ इस चर्चा से बहुत सारे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये गुरु की तरह है और इस क्षेत्र में ये जुड़ना भी चाह रहे हैं। इनकी दिल की इच्छा है, जो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, कि ऐसे बच्चे जो इन सब चीज़ों के जंजाल में फंस चुके हैं, उनको ये अपना पर्सनल गाइडेंस उपलब्ध करवाएंगे। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। इसके साथ ही निर्माण परिवार की ओर से, पूरे छात्रों की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस चर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।